नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। क्या पश्चिम एशिया बिल्कुल जलने के कगार पर है? क्या वाकई ईरान इजराइल पर हमला करेगा? अगर करेगा तो कब करेगा? पश्चिम की खुफिया एजेंसियों ने इसकी तारीख भी निकाल ली है। उनके मुताबिक ये हमला 12 और 13 अगस्त के बीच होगा। ये चर्चा जेरूसलम पोस्ट में चल रही है। इस बीच तनाव और टकराव के छींटे हर तरफ दिख रहे हैं। आज ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाते हुए हमला किया तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो यह किन हथियारों से लड़ा जाएगा और किन देशों की मदद से लड़ा जाएगा। इस लिहाज से देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की फौजी ताकत क्या है। दुनिया के युद्ध विशेषज्ञ दोनों को लगभग बराबरी पर आंकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और विमानों के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। अब कुछ आंकड़ों पर नजर। ईरान के कुल विमान 551 हैं तो इजराइल के पास 612 विमान हैं। ईरान के लड़ाकू विमान की संख्या अगर 186 है तो इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। वहीं ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं तो इजराइल के पास 146। ईरान के टैंकों की अगर संख्या पर देखें, गौर करें तो 1996 का आंकड़ा आता है और इजराइल के पास 1370 टैंक्स हैं। ईरान के हथियारबंद वाहन 65,765 हैं तो इजराइल के 43,407। वहीं ईरान के मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स 775 हैं तो इजराइल में यह संख्या 150 है। ईरान का समुद्री बेड़ा, उसकी संख्या 101 है तो इजराइल के पास 67 समुद्री बेड़े हैं। पनडुब्बियों की संख्या ईरान के पास 19 तो इजराइल के पास 5। ईरान के सैन्य कर्मियों की संख्या 6,10,000 है तो इजराइल के 1,70,000। सुरक्षित फोर्स 3,50,000 ये ईरान की संख्या है, वहीं इजराइल 4,65,000। अर्ध सुरक्षा बल 2,20,000 तो इजराइल की संख्या उससे कहीं कम 35,000। और दोनों देशों के रक्षा बजट पर अगर गौर करें तो 9 लाख अरब डॉलर का इजराइल का बजट है, वहीं माफ कीजिएगा ईरान का बजट है, वहीं इजराइल का बजट 24 अरब डॉलर का है। तो एक बात समझने की है कि ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं लेकिन वो पुराने हैं, उनका रख रखाव बेहतर नहीं है, उस पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक मॉडर्न हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपने लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद भी रही है, लेकिन दरअसल अगर ऐसा हुआ तो कोई युद्ध हुआ तो वो बस ईरान और इजराइल के बीच नहीं होगा, उसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी। वो अगर खुलकर साथ ना भी आए तो उनके साथ उनके हथियार होंगे। इजराइल को पश्चिम एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। दरअसल यही उसकी ताकत है। जबकि ईरान को पास पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, उनकी मदद भी होगी। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। तो क्या हम वाकई एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ने जा रहे हैं? यही है आज सच की पड़ताल में चर्चा का मुद्दा। हमारे साथ उमा शंकर सिंह, मेरे सहयोगी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स एनडीटीवी के, साथ ही आसिफ रमीज दाऊदी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत इस चर्चा में। आसिफ जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, क्या इस वक्त ये कहना सही होगा कि तारीख बस तय होनी बाकी है लेकिन हम एक रीजनल एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? सिकता, सबसे पहले ये बात है कि जब ये 2 दिन से ये मामला चला तो कई जगहों पे मैं भी अपनी बात यही रख रहा हूँ। मैंने जो देखा, एनालाइज किया, तो मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों ने ये कहा कि बहुत ही जल्दी रिएक्शन होगा, जोश में आके ईरान हमला कर देगा। लेकिन जैसा आपने देखा कि यूएन के सामने जो एक लेटर रखा गया
जिसमें ये कहा गया कि भाई आप किसी भी तरीके से जिम्मेदारी को, आई मीन एक एक्शन प्लान को इस्टेब्लिश करने की एक कोशिश हुई, क्योंकि इसराइल ने इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है और रिजेक्ट भी नहीं किया है। और जब आप इस्टेब्लिश करते, क्योंकि किसी के सोवरेनिटी के ऊपर ये हमला है ऐसा माना जा रहा है और ऐसा दिख भी रहा है, वैसे में एक फुल स्केल वॉर का अभी होना इमीडिएट तरीके से इंस्टेंट, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तमाम तैयारियां होंगी। अभी हालात तो काफी दिनों से बिगड़ते हुए थे ही। बीच में हमने देखा कि कई सैकड़ों मिसाइल को इसराइल पे दागा गया, जिसमें कि 6, 7, 10 मिसाइलें वहां पहुंची, वो एक इंडिकेशन था। फिर हमने देखा कैसे वहां के राष्ट्रपति वो का असैसिनेशन हो गया ईरान के अंदर। और अभी जो ये तेहरान के अंदर जो एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसको ईरान और वहां के उस पूरे रीजनल ऑफ पीस और सिक्योरिटी की जो बात कर रही है, मेरे ख्याल से ये इंस्टेबिलिटी तो बरकरार करेगी, लेकिन बहुत बड़े स्टेज पे इसका अभी इमीडिएट कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि उस रीजन में जो दूसरे साथी हैं, जो लोग, उनको एक सिंपैथी लेने की जो भी कोशिश होगी, जिस तरीके से स्टैब्लिश करते हुए ये कोशिश होगी कि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, 2000 के आसपास अगर आप वहां पे फाइट करने की एक तैयारी करते हैं, और ये दोनों ही मुल्क जो है कहीं ना कहीं खुद तो एक दूसरे के मुकाबले बराबर हैं ही, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, पुराने जमाने से करती आ रही हैं, अब ये प्रॉक्सी वॉर वाली बात नहीं रह जाएगी अगर आगे कुछ मामला बनता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा सोच समझकर इस चीज पे आगे ईरान को फैसला लेना पड़ेगा, और ये देखना होगा कि कैसे दूसरे वो तमाम कंट्रीज जिसकी एक से होती है उस रीजन में, क्योंकि इस चीज से एक चीज जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि इसका रीजनल टेंशन का एस्केलेशन हुआ है, लेकिन हम ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम युद्ध के मुहाने पर हैं। उमाशंकर सिंह, अगर युद्ध के मुहाने पर नहीं है, लेकिन हम अलाइनमेंट्स इस वक्त दोनों तरफ से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ईरान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि तेहरान में हमला करके और उसके बाद जो हानिया की जो जान है वो ली गई, तो ईरान जो है चुप नहीं बैठेगा, ऐसा सबों का मानना है। और ऐसा अमेरिकी जो रिपोर्ट है वो भी कहती है, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा गया है कि ईरान जो है वो हमला करेगा। और इसी वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है, उनको अमेरिकी समर्थन का पूरा भरोसा दिया है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि चाहे हुती की तरफ से हमला हो, हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो या हमास की तरफ से हमला हो, अमेरिका अपना सपोर्ट देगा। लेकिन उसी फोन टॉक में उन्होंने ये भी कहा है कि शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। तो जो हमने अपने दर्शकों को अभी बताया कि किस तरीके से कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, उसमें हमें ये भी जोड़ने की जरूरत है कि देश साथ खड़ा होना एक बात है, लेकिन युद्ध की स्थिति में कौन मिलिटरली जो है सपोर्ट करेगा इजराइल को, या फिर सैन्य तौर पर कौन मदद करेगा ईरान को, इसको डिमार्केट करके चलने की जरूरत है। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ नजर आएगा। ईरान जो है उसका मिलिट्री माइट बेशक इजराइल के बराबर हो, लेकिन आपने सही कहा कि उसके जो इक्विपमेंट्स है पुराने हैं, उन पे पाबंदी इतनी लगी हुई है कि वो अपने जहाजों का जो रखरखाव है ढंग से नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात कि ये जो लड़ाई अगर छिड़ती है तो ये जमीनी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इजराइल के बॉर्डर के बीच में जॉर्डन जैसा देश है, इराक जैसा देश है। तो ऐसे में जो लड़ाई होगी वो हवाई हमलों के जरिए ही होगी। और जैसा कि अप्रैल में हमने देखा कि 300 प्रोजेक्टाइल्स दागे ईरान ने, एक प्रोजेक्टाइल जो है वो इजराइल की धरती तक पहुंच पाया। तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और बदले में जब इजराइल ने हमला किया तो मध्य ईरान के जो इस्फहान शहर है वहां तक उसने अपना मिसाइल जो है पहुंचा दिया। तो ये जो पैरिटी है, चाहे वो मिलिट्री माइट की हो, पैरिटी बिल्कुल अलग हो जाती है जब इजराइल के साथ अमेरिका की ताकत जुड़ जाती है। क्योंकि अमेरिका ने जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए तो एस्केलेशन उस समय ना हो, ईरान जैसा देश युद्ध में ना कूदे, उस समय भी अपने बेड़े उसने भूमध्य सागर में तैनात कर दिए थे और अब भी तैनाती की बात की है ताकि किसी तरह का हमला हो तो अकेले इजराइल के बूते उसे रोकने की जो उसके पास कुव्वत नहीं होगी और उसको बाकी अलाइज देशों की भी जरूरत होगी, चाहे वो जॉर्डन जैसा देश जिसने की मदद की थी उस समय भी प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में। तो अब जो है ये जो एक अलाइनमेंट हो रहा है। और दूसरी एक आखिरी बात दिखता कि जिस तरीके से ईरान जो है
वो न सिर्फ हुती और हमास और जो हिजबुल्लाह है अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसके साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक हमले की बात सोच रहा है, बल्कि वो तुर्की की तरफ भी देख रहा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति सीधे तौर पे कह चुके हैं, धमकी दे चुके हैं कि इजराइल में वो घुस सकता है, तुर्की की सेना भेजी जा सकती है। हालांकि इसके बाद जो जवाब है बयान के तौर पर इजराइल की तरफ से भी आया, तो एक जो रीअलाइनमेंट हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है और स्थिति भड़क सकती है कभी भी, ये अभी अंदेशा बना हुआ है। जी, ऐसे में अब जो बात हम कर रहे हैं, इस चर्चा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं आसिफ जी, तो आप कह रहे हैं कि एस्केलेट हुआ है टेंशन, लेकिन ईरान की मंशा क्या है उसका अंदाजा इस एक स्टेटमेंट से भी लगाया जा सकता है। जब ईरान ये कह रहा है कि ये हत्या ईरान की जमीन पर हुई है तो बदला लेना भी ईरान की जिम्मेदारी है, तो एक तरह से वो मंशा भी दिख रही है कि ईरान ऑल आउट जा सकता है इस टेंशन को लेकर और इसको एस्केलेट करने में। ईरान इसको एस्केलेट तो करेगा, इसलिए कि सोवरेनिटी की बात है, संप्रभुता की बात है, और हमने स्टेटमेंट्स भी देखी है। तो इसमें यह कहना कि रिटेलिएशन नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन ये कब होगा, कितने दिनों में होगा, कितना कैलकुलेटेड होगा, कितना कोऑर्डिनेटेड होगा, ये एक सवाल है। जैसा उमाशंकर भाई ने भी कहा कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ हो सकते हैं, इसको असेस करना बहुत जरूरी होगा। और चूंकि एयर स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस तरह की चीजों के लिए, तो इमीडिएट इस तरीके से जोश और जज्बात में आके फैसला लेना मुझे लगता है मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से चुप्पी साधी हुई है इस मुद्दे पे इजराइल ने। हाँ। अभी हमने देखा कि लेबनान में किस तरीके से वहां पे फुआद शुक्र की जो हत्या हुई उस पे एक जिम्मेदारी ली गई, और लगभग 3 ऐसे, मोहम्मद दईफ भी इसमें एक शामिल है। तो अगर हमने 3 जगह पे देखा है कि इस तरह से चीजें हुई है, कहीं पे जिम्मेदारी ली गई है, कहीं पे नहीं ली गई है, तो ईरान के साथ जो ये चुप्पी है, कहीं ना कहीं ये चीज ये दर्शाता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर या यूनाइटेड नेशंस कुछ करे या ना करे, अगर ये बात उठती है, आर्टिकल 51 की अगर बात आती है, जिसके बेस पे 7 अक्टूबर के बाद किस तरीके से इजराइल ने ये बात रखी थी कि ये आर्टिकल 51 का वायलेशन है, ठीक उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे अभी ईरान भी आर्टिकल 51 का नाम लेते हुए ये एस्टैब्लिश करना चाहेगा कि कैसे लोगों की सिंपैथी लें और कैसे इसको ये एस्टैब्लिश करें कि ये एक बहुत ही बड़ा सोवरेनिटी पे अटैक। आप किसी के घर अगर कोई मेहमान आया हुआ है किसी भी मुल्क के अंदर, और अगर उसको वहां पे मार गिराया जाए, तो ये एक वर्चस्व की भी बात होती है और एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका रिटेलिएशन मुझे लगता है कि होगा, और आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि 2 पटल में 2 हिस्से में दुनिया बट के लड़ाइयां लड़ेंगी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटेलिएशन होगा, लेकिन इस पर एक तारीख देना या फिर कब होगा, कितनी जल्दी होगा, ये कहना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें उमा, हाउ डज दिस इम्पैक्ट दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, दक्षिण एशिया पर ये टेंशन का असर दिखेगा क्या? हालांकि भारत ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन इस तरफ किस तरह का असर इस एस्केलेशन का आप देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा जो असर है वो तो आर्थिक तौर पर लगातार देखने को मिल ही रहा है, और खासतौर पे हुती ने जिस तरह से लाल सागर में जहाजों को हमला करना शुरू किया, उससे विश्व की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा जो दुअसर है वो पड़ा। तो अगर एक फुल स्केल जो जंग है वो ईरान और इजराइल के बीच छिड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देश को आर्थिक तौर पे इसका ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा, और दुनिया के तमाम देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जहां तक खतरे की बात है, तो इजराइल इस खतरे को भांप रहा है कि ईरान की तरफ से जो है हमला होगा, और तभी जानकारी इजराइल की तरफ से ये भी निकल कर आ रही कि एक तो वो जो लेबनान की सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके अंदर की तरफ ला रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर जो अंडरग्राउंड पार्किंग है या फिर जो हाईवे पे सुरंग है, उन सबों को वो बॉम्ब शेल्टर में बदलने की कोशिश कर रहा है, उस योजना पर काम कर रहा है। तो एक अंदेशा इस बात का पूरी तरह से बना हुआ है, और क्योंकि ये एक पॉलिटिकल चीफ के मारे जाने की बात है, बेशक वो हमास का पॉलिटिकल चीफ ही क्यों ना हो, तो एक रिजेंटमेंट है वो है। और एक अगर आप देखें तो रूस और जो रूस जैसा देश ने भी उसको कहा है कि राजनीतिक हत्या है ये, तो एक रीअलाइनमेंट है, और उसकी वजह से
जो ये जो जंग छिड़ती है, बढ़ती है, तो दक्षिण एशिया के देशों पर भी इसका असर होगा और आर्थिक असर ज्यादा होगा। जहां तक पॉलिटिकल एक सपोर्ट की बात है तो भारत जैसा देश जो है वो फिलिस्तीन कॉज को लेकर हमेशा खड़ा रहा है। जब पश्चिम के देशों ने और अमेरिका ने UNRWA की जो फंडिंग है वो रोक दी, उसके बावजूद जो भारत है उस फंडिंग को दे रहा है, क्योंकि वो फिलिस्तीन जो गाजा हो या वेस्ट बैंक हो, वहां पे जो रहने वाले फिलिस्तीनी है, आम नागरिक जो हैं, उनकी मदद को नहीं रोकना चाहता। तो एक राजनीतिक पक्ष अलग है, लेकिन जब रणनीतिक लिहाज से देखें या आतंकवादी हमले के लिहाज से देखें तो भारत ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। तो इन दो पार्टों के बीच हर एक देश को अपनी एक भूमिका निकालनी होगी और कोशिश लगातार यही करनी होगी कि इस जंग को आगे न बढ़ने दिया जाए, जिस कोशिश में अमेरिका भी लगा हुआ है, बेशक वो इजरायल के साथ खड़ा नजर आता हो। जी शुक्रिया आप दोनों का, उमाशंकर सिंह और आसिफ रमीज दाऊदी, इस चर्चा के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद NDTV इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी। और अब खबर अमेरिका की, जहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि दक्षिण अमेरिका माफ कीजिएगा, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से अपराधी, बलात्कारी, गैंग के सदस्य और पागलखानों से लोग अमेरिका में बड़ी संख्या में गैरकानूनी तरीके से घुसे चले आ रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कमला हैरिस ही इस तरह के घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो लैटिन अमेरिकी देश जो हैं उन पर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि वो जानबूझकर लोगों को वहाँ से भेज रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो पागलखानों से निकले हैं, उनको वो अमेरिका भेज रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बयान दिया है कि न सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देश बल्कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से अपराधी, बलात्कारी, गैंग्स के सदस्य और पागलखाने से लोग गैर कानूनी तरीके से लगातार अमेरिका में घुसे चले आ रहे हैं। और कमला हैरिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये संभव किया है क्योंकि उनका बहुत लिबरल अप्रोच है बॉर्डर्स के तरफ। अब आरोप इस हद तक पहुंच गए हैं कि ये देश तो नज़रअंदाज करने लगे हैं और फैक्ट चेकर्स जो हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस आंकड़े के बिना पर उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि आंकड़े इसका समर्थन नहीं करते हैं उनके समर्थकों को, ट्रंप के समर्थकों को, लेकिन ये काफ़ी पसंद आ रहा है। कमला हैरिस ने आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने अटलांटा में ये कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ खुद से मतलब है, अपना स्वार्थ साधना है। स्वार्थ ये कि जब भी इलीगल इमिग्रेशन की बात हुई है, जब भी ट्रंप ने उठाया है, तो उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो इसलिए वो बार बार उठा रहे हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस का ये मानना रहा है कि लोग जो वहाँ से आते हैं वो गरीबी और हिंसा की वजह से अमेरिका पहुँचते हैं और इसको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने एक $950 मिलियन की का प्लेज भी किया था कंपनियों की मदद से, और इसमें रिपब्लिकन पार्टी का भी सपोर्ट था कि उससे मदद करके लोगों को वहाँ ही बेहतर वो बनाएंगे ताकि वो अमेरिका ना आए। लेकिन ट्रंप के दबाव के कारण रिपब्लिकन पार्टी इससे पीछे हट गए। लेकिन इसको लेकर अब डेमोक्रेट्स भी सवाल उठा रहे हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप को इस तरह से बोलने, लगातार झूठे दावे नहीं करने दिया जा सकता है। हालांकि ये तय है कि ये मुद्दा बार बार उठेगा राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि ट्रंप को इससे फायदा होता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप वैसे हेलो मोटो